हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकतर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ तक हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बता दिया था। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी छोटी धाराएं हैं, जिसमें नर्मदा और तापी दो ऐसी बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और केवल वो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी शेष नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी का नाम सुना होगा आपने। मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो पहाड़ी है वह वहाँ से निकलती है और निकलते हुए धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। जल प्रपात माने जो पानी बहुत ऊपर ऊंचाई से गिराया जाता है, एक अपने आप गिर रहा है, तो ये प्राकृतिक जल प्रपात बने होते हैं। आपने देखा होगा कि जब बहुत पानी तेज गति से गिरता है तो दूर से वो सफ़ेद दूध की तरह दिखाई देता है। तो वो यदि ऊपर से गिरता हुआ जल इस तरीके से दिखाई दे तो उसे कहते हैं जल प्रपात। और इसके बाद है तापी नदी। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकलकर आई है। गोदावरी नदी भी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो कि नासिक जिले में महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके बाद महानदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है और यह ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में दक्षिण में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी बनाती है और इसे हम कहते हैं शिव सुंदरम के नाम से भी जाना जाता है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी को माना जाता है। इसे शिव सुंदरम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और 97% जल लवणीय है, माने खारा पानी है, नमकीन है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में, हिमानी माने बर्फ के रूप में है। झीलें भारत में झीलों में कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घर, शिकारा तो आप जानते होंगे, जहाँ पर हज़ारों पर्यटक पूरे वर्ष घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर नौका तैराकी होती है। और इसके लिए आप नैनीताल घूमने जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं घूमने के लिए। और इसके बाद भारत में अन्य बहुत सी और भी झीलें हैं, जहाँ पर अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं। स्थायी माने जो परमानेंट बनी रहती हैं और केवल उनमें वर्षा ऋतु का ही पानी होता है, या जो बर्फ़ से पिघल कर पानी झीलों में पहुंचता है वह वायु, नदियाँ, मानवीय क्रियाकलापों के कारण ही बन पाती हैं। इसके बाद बात करेंगे हम कि ये झीलें कभी कभी मौसमी भी होती हैं। जैसे राजस्थान में सांभर झील है, जो एक लवणीय जल वाली झील है, यानी खारा नमक वाली जो कहते हैं, नमकीन झील कहाँ पर है? राजस्थान के सांभर झील है राजस्थान में, और जिसका प्रयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश जो झीलें हैं वो हिमालय क्षेत्र में हैं और वो बर्फ़ के पिघलने से ही बनी हुई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जितने भी ये जल हैं, इससे जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से झील का भी निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक है, क्योंकि वर्षा के समय यह बाढ़ को रोक लेती है और सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता देती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी
किया जाता है। नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? क्या नदियों से भी कुछ कमाई या अर्थव्यवस्था में सुधार होता है? जी हाँ, नदियों का जल भी भू प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति ने दिया है, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। गांव, बड़े शहर बने हैं किनारों पर। भारत जैसे देश के लिए अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर आधारित है। वहीं सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत, नदियों का बहुत महत्व है। नदियों से प्रदूषण भी फैल रहा है। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक, कृषि में बढ़ती हुई मांग के कारण उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, लेकिन उसका आयतन घटता जाता है। उद्योगों का प्रदूषण, कचरा नदी में मिलते रहते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण उसको स्वच्छ रख पाना संभव नहीं हो पाया है। सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं और आपने देखा होगा कि नमामि गंगे जैसी, और स्वच्छ जल का मानव जीवन पर क्या विचार हो सकता है। भविष्य में जब भी स्कूल खुलेंगे, इस विषय पर भी एक निबंध प्रतियोगिता या वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है कि बिना स्वच्छ जल के मानव का जीवन कैसा होगा। थैंक यू।